स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का दोस्तों अपने YouTube चैनल में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपने देश के सबसे बड़े राज्य की। दोस्तों जनसंख्या के हिसाब से ये सबसे बड़ा राज्य है और ये है उत्तर प्रदेश। दोस्तों जनसंख्या के हिसाब के साथ साथ ये राजनीतिक पार्टियों के लिए भी सबसे बड़ा राज्य है। क्यों सबसे बड़ा है? क्योंकि दोस्तों इसके पास लोकसभा सीटों की अगर आप बात करोगे तो इसके पास 80 सीटें हैं और विधानसभा की इसके पास 403 सीटें हैं, बहुमत 202 पे। और बात इसलिए इसकी चल रही है क्योंकि पश्चिम बंगाल के बाद अब कोई बड़ा इलेक्शन है दोस्तों, वो है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश राजनीतिक पार्टियों के लिए बहुत मायने रखता है, बहुत बड़ा महत्व रखता है, क्योंकि दोस्तों इसी राज्य से हमारे देश के प्रधानमंत्री तय होते हैं, क्योंकि इसके पास 80 लोकसभा सीटें हैं। दोस्तों यही राज्य तय करेगा कि 2024 में किसकी सरकार आने वाली है। और यहाँ पे अभी की जो वक्त की सरकार है उस सरकार पे खतरा है। किस तरीके से खतरा है हम बात करते हैं। दोस्तों अगर आप बात करेंगे उत्तर प्रदेश के इलेक्शन की तो आपको सबसे पहले बात करना होगा जातिवाद पे कि किस कास्ट के कितने % लोग हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों जो इलेक्शन होता है वो होता है कास्टनिज्म पे। हाँ, यहाँ पे इस तरीके से ही इलेक्शन होते हैं दोस्तों, जातिवाद पे इलेक्शन होता है। तो दोस्तों हम जातिवाद की बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो सबसे बड़ी जनसंख्या में है, बहुमत में है, वो है दलित। यहाँ पे 21% यानी कि 21% दलितों की आबादी है। उसके बाद दोस्तों अगर आप बात करेंगे तो मुस्लिम यानी कि जो हमारे मिनॉरिटी भाई हैं वो हैं दोस्तों 19%, यानी मुस्लिम भाई हमारे 19% हैं। और उसके बाद यादव, और उसके बाद सर दोस्तों बात करते हैं यादवों की तो इसमें तकरीबन 9 से 10% यादव हैं। और उसके बाद दोस्तों जाट वगैरह सारे ओबीसी मिला करके तकरीबन ये 50% के आसपास है। दोस्तों 50% की संख्या मैंने आपको जो गिनवाई है ये आपको बीजेपी वोटर्स नहीं है। जी हाँ, ऐसा माना जाता है, राजनीतिक जो विज्ञान है वो यही मानते हैं कि ये बीजेपी वोटर्स नहीं है। तो दोस्तों 50% ये हो गया। और अभी ऐसी भी खबर मिल रही है कि ब्राह्मण समाज भी पिछड़ता जा रहा है, मतलब भागता जा रहा है, माफ़ी चाहूँगा, बीजेपी पार्टी से। तो दोस्तों वहाँ पे भी वोट कटेगा। और उसके बाद अब बात करिए कि यहाँ पे अब पतंग उड़ने वाली है। दोस्तों पतंग उड़ने वाली से आप समझ गए होंगे, खैर बंगाल के अंदर पतंग नहीं उड़ पाई थी, पतंग कट गई थी, लेकिन यहाँ पे अब पतंग उड़ने वाली है। यानी कि असदुद्दीन ओवैसी साहब भी अब उत्तर प्रदेश से इलेक्शन लड़ने वाले हैं और अब यहाँ पे झाड़ू भी चलने वाला है। तो दोस्तों झाड़ू की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यानी हमारे देश की राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी भी यहाँ पे इलेक्शन लड़ने वाली है। तो ये सारी की सारी दोस्तों, वैसे तो सबने असदुद्दीन ओवैसी साहब को पार्टी का नाम वोट कटुआ पार्टी रख दिया है, लेकिन दोस्तों मेरी सोच ये कहती है, कुछ लोग ये मानते हैं कि जहाँ भी असदुद्दीन ओवैसी साहब इलेक्शन लड़ते हैं वहाँ पे बीजेपी का फ़ायदा हो जाता है। अब दोस्तों आप गौर करिए ऐसी बातों के लिए कि मैं एक सब्जी की दुकान खोल रहा हूँ, सब्जी की दुकान के साथ साथ जनरल स्टोर भी है। तो दोस्तों अब मेरे को सब्जी की दुकान इसलिए नहीं खोलनी चाहिए क्योंकि अगर मेरी सब्जी की दुकान जो है जनरल स्टोर के साथ खुल जाएगी तो उस जनरल स्टोर वाले का भी बिजनेस बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि लोग सब्जी के साथ साथ जो उनकी राशन पानी का काम है वो भी उनका वहीं एक ही जगह से सारा काम हो जाएगा। तो ऐसा सोच करके दोस्तों कि मार्केट के अंदर 10 दुकानें हैं तो मैं अपनी दुकान क्यों खोलूँ, ऐसा तो होता नहीं ना दोस्तों। तो इसी तरीके से असदुद्दीन ओवैसी साहब, अगर इतनी सारी पार्टियाँ हैं मुसलमानों के वोट के लिए तो वो इलेक्शन नहीं लड़वाएं, अपने इलेक्शन लड़ना छोड़ दें वो। दोस्तों मेरा ये मानना है कि सबको इलेक्शन लड़ना चाहिए, सबका मौलिक अधिकार है कि वो इलेक्शन लड़े। तो वो भी उसी तरीके से हर राज्य में इलेक्शन लड़ते हैं। लेकिन कुछ मुस्लिम ऐसा मानते हैं और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जहाँ भी असदुद्दीन ओवैसी साहब लड़ते हैं इलेक्शन वहाँ पे बीजेपी का फ़ायदा हो जाता है। वो होना ही होना है दोस्तों, वो आप समझ सकते हैं। खैर अब दोस्तों झाड़ू भी चलेगी, पतंग भी उड़ेगा, और पहले से हाथी तो दौड़ लगा ही रही है और उसके साथ साइकिल तो भाग ही रही है। और अब बचे हमारे कमल पे सवार होकर के योगी आदित्यनाथ जी। तो दोस्तों इनका क्या हाल होगा? क्योंकि दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं राकेश टिकैत साहब जो कि जाट के काफ़ी बड़े नेता हैं, जाटों के किसान नेता हैं, वो पिछले 8 महीनों से दिल्ली के रोड पे बैठे हुए हैं और वो बॉर्डर से उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो ये भी वोट कटेगा, यहाँ भी वोट कटेगा और उसके बाद जाटों का वोट गया। तो दोस्तों 50% से ऊपर चले जाइए, ब्राह्मण को जोड़िए और उसके बाद जाटों की इलेक्शन यानी कि किसानों का वोट यानी कि जाट जो है उनका। तो दोस्तों तकरीबन जो आंकड़े कहते हैं वो तो कुछ सही नहीं कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। खैर हकीकत तो वही होगी, लेकिन कहना ये भी है कि साइलेंट वोटर भी होते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में साइलेंट वोटर
नैया डुबा दी थी। पश्चिम बंगाल के अंदर साइलेंट वोटर रास्ता भूल गए थे। हाँ दोस्तों, साइलेंट वोटर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पश्चिम बंगाल के अंदर ऐसा हुआ कि साइलेंट वोटरों ने विपक्षी पार्टी को वोट दे दिया। क्योंकि साइलेंट वोटर किसके होते हैं आप समझ सकते हैं। साइलेंट वोटर जो बात करते हैं उनके होते हैं, लेकिन साइलेंट वोटरों ने क्या किया इस बार, तो उन्होंने पार्टी बदल दी, उन्होंने कहीं और ही वोट दे दिया। तो दोस्तों अगर साइलेंट वोटर यहाँ पे हो गए तो फिर यहाँ पे किसी और का फायदा हो जाएगा। खैर, अब इसी राज्य से दोस्तों हम बात करेंगे। अगर आप यूपी ले लें, उसके बाद आप पश्चिम बंगाल, उसके बाद आप गुजरात, उसके बाद आप इसकी बात करें तो गुजरात के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी नहीं, गुजरात के अंदर कांग्रेस ने काफ़ी अच्छा कर रखा है। इसके बाद आप बात करिए महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के अंदर सरकार किसकी आपको पता है। इसके बाद आप बात करिए राजस्थान की, तो इसमें सरकार किसकी है ये आपको पता है। तो ये बड़े बड़े राज्य मिला करके दोस्तों यही इलेक्शन इफेक्ट करेंगे 2024 में। जैसा कि आप जानते हैं कि 2024 के लिए भी ये इलेक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पंचायती इलेक्शन के अंदर, जैसे कि पंचायती इलेक्शनों से हमने अंदाज़ा लगाया कि पंचायती इलेक्शन के अंदर बीजेपी का काफ़ी बुरा हाल रहा। कैसा रहा मैं आपको बताता हूँ। वो सीट जहाँ पे बीजेपी को आना ही आना तय था, वहाँ से बीजेपी पिछड़ गई। जैसे कि अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, यहाँ से सारे के सारे बीजेपी पिछड़ गई। दोस्तों इसी के साथ हमने अंदाज़ा लगाया पंचायती राज से, यानी कि वहाँ पे जो है अखिलेश यादव ने पंचायती चुनाव में काफ़ी अच्छा किया। तो अब हम बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव की। अब विधानसभा चुनाव के बाद हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव की, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही आंकड़े लगाए जाते हैं कि कहाँ पहुँचता है। तो दोस्तों हाल तो ये है, जैसे मैंने आपके सामने रखा, तो कौन बाजी मार जाएगा इसकी बात तो इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाने के बाद करेगी और उसकी घोषणा करेगी। लेकिन ये हमारा एक अंदाज़ा था, ये हमारा एक आंकड़ों के बेस पे अंदाज़ा था। क्या इस बार योगी आदित्यनाथ जी दोबारा से सरकार बना पाएंगे, ये तो इलेक्शन के बाद ही पता लगेगा, लेकिन आंकड़ों के हिसाब से नहीं लगता कि बना पाएंगे। खैर, अब दोस्तों 2024 के अंदर योगी जी, माफ़ी चाहूँगा, क्या मैं सही तो नहीं कह गया था गलती से? खैर, मैं सही नहीं कह रहा था दोस्तों। योगी जी नहीं ना कह करके मोदी जी जो है वो अपनी सरकार बना पाएंगे या नहीं, वो इन्हीं राज्यों के हिसाब से तय होगा, क्योंकि ये सारे हमारे देश के बड़े राज्य हैं। तो 50% से 60% वोट कट रही है इस बार योगी आदित्यनाथ जी की यूपी में। तो अब हम बात करेंगे यूपी इलेक्शन की। तो दोस्तों किसकी आएगी सरकार में, मैं इस बात को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। बाकी आप अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं कि किसकी आ सकती है सरकार, पंचायती चुनाव को देखते हुए किसकी आ सकती है सरकार। खैर, अगर वोट कट गया तो कुछ नहीं कह सकते, बाकी किसकी आ सकती है सरकार में तो यही तय होता है कि जहाँ चुनाव गया था, यानी कि चुनाव जो कहाँ गया था पंचायती राज में, उस हिसाब से तो हम अंदाज़ा लगाएंगे तो उस तरफ ही पल्ला ज़्यादा भारी लगता है। यानी कि बहुत तेज़ी से साइकिल चलाते हुए अखिलेश यादव जी दिखाई देते हैं। खैर दोस्तों, मैं अपनी बात यहीं पे बात ख़त्म करता हूं, और इसके साथ ही साथ मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों मेरी आप सभी से ये अपील रहती है कि जितने लोग वीडियो देखते हैं उतने लोग, दोस्तों मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी वीडियो पहुँचाएँ। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेना चाहूँगा। फिर एक बार मुलाकात होगी, जब तक के लिए जय हिंद।